हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विनय। कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से एक बार हाजिरी लगा दो भाई, ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट इन द सेंस कि अगर आप बोलोगे सर आपने उसके कोई चीज कॉन्सेप्ट रह गए, नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, उस पर वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो रह गए। ठीक है, तो आई हैव टू एटलीस्ट cover 5 to 6 एडवांस इलिस्ट्रेशन ऑन दैट पार्ट। और ये जो पार्ट है बच्चों, टॉपलिंग एक छोटा सा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का, 30 मिनट का ज्यादा से ज्यादा। मैं चाहता था कि थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दें, फिर हम जो है उसके CTRM के या प्योर रोलिंग मोशन के क्वेश्चंस करते रहेंगे। इनके क्वेश्चंस बच्चों ऐसा नहीं है कि आज ही आज में कंप्लीट हो जाएंगे। जब भी अगली क्लास होगी या मैं शायद एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं जिसमें सिर्फ इलिस्ट्रेशंस ही कराऊं, तो ऐसे करके बच्चों थोड़ा सा रोटेशन का और अच्छे से फील आने के लिए वी नीड टू सॉल्व फ्यू मोर एडवांस इलिस्ट्रेशन ऑन प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, और उन्हीं से बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। पर मैं अभी तुम लोगों को क्या कर रहा हूं बच्चों, ये जो टॉपलिंग वाला पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट है, इसको पहले खत्म कर लेते हैं, जिससे कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कुछ बचे ना। और फिर हम बच्चों में इसके जस्ट बाद तुम लोगों को CTRM के बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स, मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें कराने के लिए, वो प्रॉब्लम्स बच्चों में कराता जाऊंगा। जो भी रोटेशन में और एडिशनल कराए जाने की जरूरत है बच्चों वो कर लेंगे, लेकिन कम से कम थ्योरी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों। सो दीपा गुड आफ्टरनून। प्रिंस, केमिस्ट्री का आज अनाउंसमेंट हो जाएगा बच्चों। केमिस्ट्री के जो फैकल्टी हैं उनका अनाउंसमेंट आज हो जाएगा। और केमिस्ट्री का जो टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट है वो अगले वीक से होना स्टार्ट हो जाएगा। और केमिस्ट्री के कुछ सेशंस हैं जो हम लोगों ने प्लान किए बच्चों, वो हमारे इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज का टेस्ट कब है? आज टेस्ट कौन सा है? कल है ना, संडे को। संडे को है ना टेस्ट। ठीक है, गुड आफ्टरनून आकाश। चलो सो स्टार्ट करें भाई। टॉपलिंग, टॉपलिंग का क्या होता है बच्चों? पलटना। पलटना, ये वो वाला पलटना नहीं है कि तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। ठीक है, वो वाला गाना सुना है आप लोगों ने? तो ये वो वाला पलटना ही है एक तरीके से ना उसमें भी तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। वरुण धवन अप्लाइंग अ इनविजिबल फोर्स और नरगिस है ना, वो नरगिस के ऊपर एक इनविजिबल फोर्स लगा के नरगिस को पलटने के लिए मजबूर कर दिया। देखा है भाई, मूवी देखी है आप लोगों ने ये? ठीक है, और ये गाना भी बहुत बहुत मतलब चलता रहता है हमारे यहाँ, तो मतलब मैंने काफी सुना है। मुझे पलटने से इसी गाने का जो है जिक्र करने का मन किया। खैर, ये सब तो चलता रहेगा बच्चों, लेकिन पलटने के और भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे ट्रक वगैरह पलट जाते हैं बच्चों, है ना? देखे होंगे आप लोगों ने, रोड साइड ट्रक पलटे हुए होते हैं। ठीक है, उस तरीके के तो वो सारी की सारी चीजें बच्चों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कोई चीज कब पलटती है। तो पलटना एक डिफरेंट फिनोमेना है बच्चों ना। आप लोगों ने समझ रहे हो, एक ट्रक चल रहा है, ट्रक घूम रहा है और ट्रक पलट गया, तो पलटना बच्चों एक डिफरेंट फिनोमेना है। ठीक है, टेम्पो पलट जाते हैं, हाँ, जो रिक्शा होते हैं ना, रिक्शा वगैरह तो बड़े आराम से पलट जाते हैं, जरा से एक तरफ गड्ढा आया, काफी सारे जो वीडियोस हैं भरे पड़े हैं। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे देखोगे आप तो। खैर, पटा पोस्ट तो निकला ही रहो चलो खैर, सो टॉपलिंग, टॉपलिंग मतलब पलटना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को इस सेशन में हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो है इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कर पाओ। बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन इससे पूछा जाने के चांसेस रहते हैं। मतलब रिलेटिवली कम ही टच होता है। जेई मेन में तो मैंने 2022 और 2023 के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो उसमें एक भी क्वेश्चन शायद मिला ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि वहां पे उन्होंने एक भी क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पूछा है। ये क्या है ना बच्चों, ये अनाथ हो गया है। रोटेशनल मोशन के बिल्कुल लास्ट में जाके डाल दिया जाता है। रोटेशन में आदमी इतना खत्म हो जाता है, मतलब कोई टीचर भी अगर क्वेश्चन बनाना, पेपर बनाना चाहता है ना, तो पहले उसको रोटेशन में, उसने कहा कि रोटेशन के क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, तो उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने पकड़ते ही धर दबोचा। कोई टीचर की बात कर रहा हूं मैं। तो टीचर आया, उसने कहा कि मैं रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस डालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने एक पटकी मारी उसको
कि भाई पहले तो इधर से एक क्वेश्चन निकाल ले। उसने कहा हाँ यार यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जरा सा आगे बढ़ा, टॉर्क ने एक और दाव पैच खेल डाले। टॉर्क ने और उड़ा दिया उसको कि एक तो हमसे भी एक क्वेश्चन लेके जा सकते हो। फिर प्योर रोलिंग मोशन ने तो फिर धड़ाम ही कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि एक क्वेश्चन तो इधर से भी आ सकता है। अब बचा भाई साहब टॉपलिंग, बिल्कुल लास्ट में चौथा पार्ट इसका रोटेशनल मोशन का। इतना चलने के बाद टीचर तो खत्म हो चुका है, तो वो क्या इसमें से क्वेश्चन डालते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है अब क्या रीजन रहता है बच्चों, या लोगों को, लोग भूल गए इस टॉपिक को, लेकिन हम पढ़ाना नहीं भूले बच्चों। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है टॉपलिंग का भी क्वेश्चन आए तो उसको भी अच्छे से करके आ जाए। चलो बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं इसको ना। बच्चों मैं थोड़े से कुछ डायग्राम की हेल्प से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पे बच्चों एक ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई एम मास का एक ब्लॉक है, आराम से रखा हुआ है, कोई बच्चों फोर्स नहीं लगा रखा है इसके ऊपर ना, ग्रेविटी के अलावा और कोई मतलब अलग से फोर्स नहीं लगा रखा। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? तो बच्चों इस ब्लॉक के ऊपर, बच्चों कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, और वो फोर्सेस कौन से वाले होंगे बच्चों? हर एक पॉइंट पे, इस ब्लॉक के हर एक पॉइंट पे डीएमजी डीएमजी डीएमजी, हर एक पॉइंट पे डीएमजी लग रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे बच्चों? डीएमजी डीएमजी हर एक पॉइंट पे बच्चों डीएमजी लग रहे होंगे। हाँ भाई, ऐसे करके बच्चों डीएमजी फोर्सेस के ऊपर हर एक जगह पे लग रहे होंगे। ये ऐसे लगता है वैसे, अगर तुम देखो ना बच्चों, ऐसे करके डीएमजी फोर्स बच्चों इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे लग रहे होंगे, क्योंकि बच्चों इसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट मास बोल सकते हो। अब जब कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट मास बोलोगे तो बच्चों उन सब पॉइंट मास पे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा, डीएमजी लगेंगे। इनको हम क्या करते हैं बच्चों, इन सारे के सारे फोर्सेस का एक कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और हम इसको बच्चों बिल्कुल सेंटर पे लगा देते हैं। पूरे एमजी जो होते हैं ना, जितने भी डीएमजी है, उनको इकट्ठा करके बच्चों हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास, और इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है बच्चों किसका? एमजी का। ठीक है, अब आप बोलोगे हम तो सर सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम हो जाते हैं अगर बॉडी के हर एक पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम है तो बच्चों एक ब्लॉक के लिए तो जी की वैल्यू यहाँ पे कुछ इसकी हाइट वगैरह इतना कंसीडर तो हम करेंगे नहीं, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह हो जाएगा। तो एमजी को जहां लगाओगे ना बच्चों, वो वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाओगे, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास पे ही आ रहा है, तो बच्चों एमजी का इस तरीके से आपने इस पर लगा दिया। अब क्या होगा बच्चों, ये इस नीचे वाले सरफेस को क्या करेगा बच्चों, प्रेस करेगा, और नीचे वाले सरफेस को प्रेस करेगा तो जो नीचे ग्राउंड है ना बच्चों, वो इसके ऊपर क्या लगाएगा बच्चों, नॉर्मल लगाएगा। तो मुझे ये बताओ कि जो नॉर्मल होगा क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नहीं होगा?
ठीक है, अब आवाज आ रही होगी ना? हाँ वो क्या हो रहा है भाई लेक्चर चलो खैर, अब आने लगी आवाज, आवाज आने लगी बच्चों? ठीक है, हाँ। अब ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जैसे mg का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आया ना बच्चों, हमने mg नीचे की तरफ लगा दिया, उसी तरीके से ये जो नॉर्मल लग रहे होंगे ना बच्चों, ये छोटे छोटे dn 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 जो लग रहे हैं बच्चों, इन सब का आप ये बताओ, ये बॉडी जो है सब जगह पे नॉर्मल की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? मतलब सब जगह पे जो नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी है, सब जगह पे समान रूप से ये इसको दबा रही होगी नीचे वाले सरफेस को। तो बच्चों ये सारे नॉर्मल जो होंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों पे जो मैंने लगाए हैं, ये सब बराबर होंगे और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच से सेंटर से पास होता हुआ आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा साइड में बनाया है, लेकिन ये बच्चों सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा होगा, बीचों बीच से पास हो रहा होगा। ठीक है, इन सब का नॉर्मल बच्चों इस तरीके से आ जाएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चों, हमने ये चीज पहली बार देख रहे हैं हम कि नॉर्मल हर जगह पे लग रहा होता है। नहीं तो तुमने क्या किया था बच्चों, ब्लॉक रखा, ब्लॉक के बिल्कुल बीचों बीच में से नॉर्मल लगा देते थे, सेंटर पे एमजी लगा देते थे। बच्चों इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली हो क्या रहा था कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल का, इस वजह से हमने उसको बीचों बीच में लगा दिया। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, इस वजह से बच्चों हमने इसको नॉर्मल को बीचों बीच में लगा दिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो नॉर्मल और एमजी जो है बच्चों इस तरीके से लगाने के पीछे वजह ये है। एमजी भी बच्चों देखो सेंटर ऑफ मास पे लगा देते, नॉर्मल को हम इस तरीके से लगा देते थे। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई इस तरीके से? डन, ओके। अब हम क्या करते हैं बच्चों के, एक और केस लेते हैं। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी बच्चों एक ब्लॉक है। ठीक है, इसमें भी एक ब्लॉक है, लेकिन अब वो ब्लॉक बच्चों एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है जो कि स्लिपिंग नहीं होने दे रहा है। ठीक है, ये कौन सा सरफेस है बच्चों? एक बहुत ही ज्यादा रफ सरफेस है और यहां पे बच्चों स्लिपिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, रफ सरफेस, ठीक है, और नो स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही बच्चों ना। मान लो कि हम एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं, यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही। अब आपने क्या किया बच्चों, आपने इसके बीचों बीच में एक फोर्स लगा दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आपने बच्चों बीचों बीच में क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया। ठीक है भाई, ये वाला एक फोर्स लगा दिया। तो जैसे तुम ये फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताओ भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा नीचे वाले सरफेस पे, क्योंकि स्लिपिंग नहीं करने देनी है ना। अच्छा, mg तो बच्चों सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, तो अब इसके ऊपर बच्चों ये फोर्सेस लगना चालू हो जाएंगे, नहीं लगना चालू हो जाएंगे? mg तो यहीं पे लग रहा होगा और यहाँ पे बच्चों एक फ्रिक्शन आ जाएगा, और ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो नहीं रही है। ये बनेगा बच्चों यहाँ पे डायग्राम, आपने वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो यहाँ पे फ्रिक्शन आया। अब एक बात बताओ मुझे ना, क्या ये बॉडी कहीं जा रही है? नहीं, मैंने बोला स्लिपिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ना, मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, हम वो केस लेके चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, अभी भी मतलब इक्विलिब्रियम रिटेन हो रहा है। तो मुझे बताओ कि ये वाला फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब अगर मैं कहूं तुमसे कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए इफ बॉडी रिमेन एट रेस्ट, बॉडी रिमेन एट रेस्ट, अगर ये बॉडी बच्चों रेस्ट पे बनी रह रही है, मतलब ऐसे रखी हुई है आराम से ना, इस फोर्स को लगाने के बावजूद भी ये ऐसे करके रखी हुई है, तो बच्चों टॉर्क भी 0 आना चाहिए, नेट फोर्स भी 0 आना चाहिए, नेट फोर्स भी 0 आना चाहिए। तो ये तो मेरे को पक्का पता है कि जो एफ नॉट है ना वो एफ एस के बराबर हो जाएगा अगर ये बॉडी कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं एक ऐसा केस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें बॉडी रिमेन एट रेस्ट, ये बॉडी बच्चों रेस्ट पे बनी हुई है। मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें बॉडी रेस्ट पे बनी हुई है। तो तुम ये समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ दो ही फोर्स है बच्चों, एफ नॉट और एफ एस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। हाँ, नीचे एमजी लग रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगना चाहिए बच्चों, नॉर्मल और एमजी बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, नॉर्मल एमजी के बराबर होगा। लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी, जब तुम इसका जब कहोगे ना टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का आउट किस किस का टॉर्क आएगा? एक तो एमजी का आएगा, एक बच्चों फ्रिक्शन का आएगा, और एक टॉर्क आएगा बच्चों किसका, एफ नॉट का आएगा, और एक टॉर्क आएगा बच्चों नॉर्मल का, और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। mg तो बच्चों सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, और देखो एफ नॉट भी हमने ऐसा लगाया जो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, इनका टॉर्क तो 0 हो गया।
तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो माइनस टाइम्स टॉर्क ऑफ नॉर्मल होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों? टॉर्क ऑफ नॉर्मल एंड टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट बच्चों फ्रिक्शन का टॉर्क देखते हैं। फ्रिक्शन का टॉर्क किधर आएगा? यहां पे खड़े हो जाओ। फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो मान लो फ्रिक्शन यहाँ पे कहीं पे लग रहा है, तो आर वेक्टर इधर की तरफ होगा, आर क्रॉस एफ फ्रिक्शन का टॉर्क अंदर की तरफ आएगा। फ्रिक्शन इस बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। हाँ भाई, क्या ये फ्रिक्शन, अगर देखो तुमने देखा है जैसे तुम खड़े हुए हो, ठीक है, तुम्हारे नीचे एक, तुम किसी बेडशीट वगैरह पे खड़े हुए थे, किसी ने बेडशीट खींच ली तुम्हारे नीचे से, तो बेडशीट तुम्हारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, तुम पीछे की तरफ गिर जाओगे। ऐसा होता नहीं होता? पैरों पे आगे की तरफ फोर्स गया, तुम पीछे की तरफ गिर जाओगे। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों, एक बात बताओ मेरे को, तुम इस जगह पे खड़े हो, यहाँ पे चुपचाप यहाँ से देख रहे हो, तो क्या इसका कोई टॉर्क आएगा? नहीं। क्या इसका कोई टॉर्क आएगा? नहीं। टॉर्क किसका आएगा बच्चों? इसका। तो ये देखो फ्रिक्शन कोशिश करेगा कि ऐसे घुमा दे इसको। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तुमने जैसे इसको हिंज कर दिया होता और यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे होते, तुम देख रहे हो बच्चों, ये घुमाने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन इस बॉडी को घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब ये वाला एंड उठना चाहेगा और ये दबना चाहेगा। घूमने का मतलब क्या है बच्चों? ये उठना चाहेगा और ये दबना चाहेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा बच्चों? है ना भाई? नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आर्या, वेट तो करो। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा ना कि इस वाले फोर्स के टॉर्क की वजह से बॉडी घूमना चाहेगी, मतलब इधर ज्यादा प्रेस करेगी और इधर कम प्रेस करेगी। अब ये तो अब जो नॉर्मल है ना बच्चों, वो प्रेस करने की वजह से आता है। नॉर्मल कोई कितना सरफेस को प्रेस कर रहा है उसकी वजह से आता है। तो यहां जो नॉर्मल होगा ना बच्चों, वो कम होगा। उधर जाने पे बच्चों नॉर्मल की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इधर जाने पे नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब नॉर्मल बच्चों ऐसा यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये नहीं बचेगा बच्चों नॉर्मल। इस फ्रिक्शन ने जो इसको घुमाना चाहा ना, ये इधर वाले पार्ट को ज्यादा प्रेस कर रहा होगा, तो ग्राउंड इधर वाले पार्ट पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। तो नॉर्मल जो है ना बच्चों, अब सेंटर से पास नहीं होगा। अब इसका इफेक्टिव देखोगे ना बच्चों, वो कहीं यहां पे आएगा। नॉर्मल का इफेक्टिव जो है, जो लगाओगे ना तुम उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह, वो कहीं यहां पे आएगा। माना कि बॉडी रेस्ट पे है तो नॉर्मल एमजी के बराबर है, ठीक है ना? अभी टॉपलिंग हुई नहीं है, ना ही आगे जा रही है, तो बॉडी, तो नॉर्मल बच्चों क्या होगा ना, नॉर्मल जो है ना हमेशा बीच से पास हो। नॉर्मल के ऊपर ऐसी कंडीशन नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जब भी गड़बड़ाएगा ना, नॉर्मल बच्चों अपनी जगह चेंज कर देगा, ठीक है? तो नॉर्मल बच्चों यहां पे आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो बच्चों, ये डिस्टेंस मान लो x के बराबर है, तो नॉर्मल का जो टॉर्क आएगा ना, जैसे फ्रिक्शन का टॉर्क आया एफ एस इंटू, मान लो ये h/2 के बराबर है, हाइट ना h/2 के बराबर, तो एफ एस इंटू h/2, समझ रहे हो? ये बराबर आएगा बच्चों नॉर्मल इंटू एक्स के, ठीक है? नॉर्मल इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। एफ एस आ जाएगा बच्चों एफ नॉट इंटू h/2, क्योंकि एफ एस की वैल्यू तो बच्चों एफ नॉट के बराबर है। ये बॉडी रुकी हुई है ना, न चल रही है ना घूम रही है, टॉपल भी नहीं हुई है, ठीक है? एफ नॉट इंटू h/2 इज इक्वल टू एन कितना है बच्चों? mg के बराबर इंटू एक्स। आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एफ नॉट इंटू एच डिवाइडेड बाई 2mg के बराबर आ जाएगी। अच्छा, ये तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू किस केस में आई है? जिस केस में अभी टॉपलिंग वॉपलिंग कुछ नहीं हुई है, ठीक है ना? वो वाला केस। अब बच्चों तुम एफ नॉट को अगर बढ़ाओगे, एफ नॉट बढ़ेगा तो बच्चों ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ेगा, मतलब ये और ज्यादा प्रेस करेगा इधर, तो नॉर्मल बच्चों और उधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। वही रिलेशन ये दे रहा है, एफ नॉट को बढ़ाने पे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब नॉर्मल जो है ना उधर की तरफ चलता हुआ जाएगा। नॉर्मल जो है उधर की तरफ चलता हुआ जाएगा ताकि इस एफ एस के टॉर्क को वो काउंटर कर सके। बच्चों ये चल तो रही नहीं है बॉडी, अभी तक हमने वो वाला केस लिया ना जिसमें बॉडी चल ही नहीं रही है। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे, ये बढ़ेगा तो इसका टॉर्क बढ़ेगा, और नॉर्मल को अपना टॉर्क बढ़ाना है तो नॉर्मल जो है उधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो नॉर्मल बच्चों उधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ जाएगा। नॉर्मल मैक्सिमम कहां तक शिफ्ट हो सकता है? इस कॉर्नर तक। नॉर्मल वहां तक तो शिफ्ट हो सकता है, इसकी वैल्यू बढ़ाने पे ये बढ़ेगा और नॉर्मल शिफ्ट होता जाएगा। तो अगर मान लो इसकी ये वाली डायमेंशन बच्चों अगर मैं b के बराबर मान लू सपोज, ठीक है, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो बच्चों b/2 के बराबर हो सकती है। तो यहां से एफ नॉट की एक वैल्यू आ जाएगी, एफ नॉट मैक्सिमम, जो यहां पे इसको रोक के रखने के लिए लगा सकते हो तुम, जो है वो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2mg इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई h। तो एफ नॉट मैक्स
फॉर ब्लॉक टू रिमेन एट रेस्ट mg b डिवाइडेड बाई h फॉर ब्लॉक टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है भाई, ये हो गया। तो हमें बच्चों एफ नॉट हम इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। किससे ज्यादा? mg b अपॉन h से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर तुमने इससे ज्यादा लगाया ना तो अब नॉर्मल उधर नहीं जा पाएगा। तो बच्चों ये क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी टॉपल कर जाएगी। ये पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा और बॉडी बच्चों क्या करेगी, इस वाले पॉइंट के अबाउट घूम जाएगी। और जब एक बार ये टॉपल करना चालू कर दी बच्चों, जब एक बार ये बॉडी टॉपल करना चालू कर दी, अगर आपने एफ नॉट को इससे ज्यादा लगा दिया, एफ नॉट को बच्चों तुमने अगर इससे ज्यादा लगा दिया तो ये टॉपल घूमना चालू कर देगी। अब बच्चों नॉर्मल जो है ना mg के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आप बोलोगे सर अब नॉर्मल, अच्छा उससे पहले नॉर्मल mg के बराबर होगा? मैंने कहा हाँ। और बाद में क्यों नहीं होगा नॉर्मल mg के बराबर? क्योंकि बच्चों जब ये बॉडी एक बार टॉपल करना चालू करेगी ना इसके अबाउट, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ना बच्चों ऐसे सर्कल में जाएगा। ये रुका हुआ है पॉइंट, तो ये पूरी बॉडी ऐसे घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास उठेगा, समझ रहे हो? इस रेडियस के सर्कल में घूमेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन आ गया ना बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन का। तो क्या अब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं। अब एन mg के बराबर हो सकता है? नहीं, नॉर्मल mg से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों फिर मैं क्या करूंगा, क्या मैं फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं कि इसके फ्रिक्शन के टॉर्क को एन के टॉर्क से बैलेंस करना? नहीं बच्चों, फिर इन दैट केस हम इक्वेशन इसी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशन। वो पॉइंट एक तरीके से हिंज का काम करेगा। और नॉर्मल जो कि अननोन फोर्स है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो एक बार बच्चों टॉपलिंग होना स्टार्ट हो गई ना, अगर टॉपलिंग हो रही है तो फिर तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस नहीं करोगे। क्यों? अगर ये टॉपल करने लग गया बच्चों, एफ नॉट की वैल्यू अगर इससे बड़ी कर दी तो फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं करना है। फिर जिस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल कर रहे हैं ना, उसको एक तरीके से हिंज मान के आप, क्योंकि उससे पास होने वाला नॉर्मल हमें पता नहीं है, तो टॉर्क की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम उसके अबाउट बात करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट बच्चों इसकी टॉपलिंग हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हम बात करेंगे। तो फिर हम इसका अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, एफ नॉट का टॉर्क लिखेंगे, एमजी का टॉर्क लिखेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क लिखने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको भी बताने वाला हूं, अच्छा एक चीज का ध्यान और रखना है इसमें, वो मैंने ये जो एफ एस है ना, ये एफ नॉट के बराबर, और एफ नॉट बच्चों लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां से म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। म्यू जो है ना बच्चों एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम जी। ठीक है, एफ नॉट, अरे तुम ये चाहते हो कि स्लिपिंग तो करे ही ना, तो एफ नॉट एफ एस के बराबर होना चाहिए, और एफ एस की एक लिमिट होती है ना म्यू इंटू नॉर्मल। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए और वो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि अगर आप इसको रोक के रखना चाहते हो तो एफ नॉट इससे भी छोटा होना चाहिए, एम जी बी अपॉन एस से, और एफ नॉट बच्चों किससे छोटा होना चाहिए, म्यू एम जी से। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को हमें होल्ड करवाना पड़ेगा, तब जाके बॉडी जो है बच्चों क्या कर पाएगी, बॉडी जो है रेस्ट पे रह पाएगी। ठीक है सर, एक्स मैक्स वाला समझा दो, वो कौन क्यों लिया? क्योंकि जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे ना तो फ्रिक्शन वैल्यू बढ़ाएगा, क्योंकि बॉडी को चलना अलाउड नहीं है। एफ नॉट बढ़ाने पे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, ओके। तो फ्रिक्शन के टॉर्क बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन के टॉर्क को काउंटर करने के लिए नॉर्मल उधर चलता जाएगा। नॉर्मल मैक्सिमम इस कॉर्नर तक जा सकता है ना, इससे बाहर नहीं जा सकता ना। तो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो सकती है वो बी बाई टू के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों ना मैं तुम्हें इस पे। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, मैंने जो फोर्स लगाया ना वो सेंट्रो मास से पास होने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया है अभी ना। इसमें एक सेंट्रो मास से पास नहीं होगा तो वो एक अलग केस बन जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों ना, तुम्हें इसमें ज्यादा अच्छे से फील तुम्हें क्वेश्चन से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक बच्चों ब्लॉक है, ठीक है, ये हाइट बच्चों 20 सेंटीमीटर, ये ऐसा करते हैं थोड़ी थोड़ी,
ये 12 सेंटीमीटर है और ये बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आपने एक फोर्स लगाया बच्चों यहाँ पे, एफ नॉट। अच्छा, इसका जो एम है ना दैट इज 2 kg। ज्यादा बड़ा डेटा नहीं देते, ठीक है। दैट इज 2 kg। और ये जो फोर्स लगाया ना बच्चों, इस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है 6 सेंटीमीटर हाइट पे, ठीक है। अभी हमारा रिजल्ट क्या आया था यहाँ पे? रिजल्ट आया था mgb/h। mgb/h, तो b की वैल्यू बच्चों अगर हम पुट करेंगे, mg मतलब 20, b हो गया बच्चों 10 के बराबर और h 12 हो गया। एक काम करते हैं, इसको ये कट सके इससे ना कुछ 6 किलोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। 60 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। 60 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, तो 12 पंजे 60, यही होगा ना बच्चों? कर क्या रहा हूं, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन पे टॉपलिंग होगी, ठीक है। ये अभी उस डेटा से हमें ये पता लग गया कि 50 न्यूटन पे ये टॉपल करना चालू कर देगा। तो मैंने बच्चों यहाँ पे फोर्स जो लगाया ना, ये 60 न्यूटन के बराबर लगा दिया। और ये सरफेस सफिशिएंटली रफ है, ठीक है। सफिशिएंटली रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। आपको बताना है फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक just after F naught is applied, ठीक है भाई। F naught जैसे अप्लाई किया ना बच्चों, तो उसके जस्ट बाद आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। टॉर्क लगा के पता कर लेना बच्चों ना। लिमिटिंग वाली कंडीशन पे तो नॉर्मल को बस उस एंड पे ले जाना है और पता कर लेना है, ठीक है। लिमिटिंग वाली कंडीशन जो पता करनी है ना तुम्हें कि यार ये कब टॉपल करेगा कब नहीं करेगा। हाँ 6 किलोग्राम है ना। ये कह रहा है कि क्वेश्चन ऐसा दो कि आंसर भी बता दो। एक बार क्या हुआ कि हमारा जो कॉलेज का जब प्लेसमेंट हो रहा था ना, तो कॉलेज प्लेसमेंट में जो है एक गवर्नमेंट कंपनी आई हुई थी, ठीक है। और गवर्नमेंट वाले तो भाई तुम्हें पता है कि उन्होंने जिंदगी भर एक ही जगह पे काम करके निकाला होता है। तो जो टीम आई हुई थी उनकी, उस टीम में एक बहुत ही सीनियर इंजीनियर थे जो आए, और मैकेनिकल इंजीनियर थे सारे के सारे। तो उन्होंने कहा कि कंपनी का नाम नहीं बता रहा मैं, ठीक है,
और डिफेंस की थी, ठीक है, ये बता रहा हूँ। तो उन्होंने आके बोला कि चलो भाई क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारे टॉपर को जब बुलाया तो वो बड़ा गया तन के कि मेरे को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारा मतलब जो बैच का टॉपर था। तो जब वो भाई साहब वहां पहुंचे, उनसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, 2 क्वेश्चंस किए, तो उन्होंने दोनों गलत बताए टॉपर ने। उन्होंने कहा ये तो भाई गलत है तुम्हारे आंसर ना। उन्होंने कहा यार ऐसा है, चलो तुम टॉपर हो तो तुमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो शायद तुमने उम्मीद ही ना की हो। उसे ऐसा क्या, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? और थोड़ा ऐसा होता है ना कि बंदा डिमोटिवेट तो हो ही जाता है। उन्होंने कहा कि आपने जो पढ़ा है ना उसमें से आप अपना एक क्वेश्चन बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो। जो पढ़ा है आप ही क्वेश्चन बनाओ, आप ही उसकी एक्सप्लेनेशन दो। मतलब हमारे क्वेश्चन के आंसर तो आप दे नहीं पा रहे हो, तो आप एक क्वेश्चन बनाओ और आपको ही उसको एक्सप्लेन करना है। खुश हो गया वो, मेरे को क्वेश्चन बनाना है तो मतलब डेफिनेटली उसने क्वेश्चन जल्द उसको दिया, 2-4 मिनट का टाइम दिया कि आप आराम से सोचो, एक क्वेश्चन सोचो कि ये क्वेश्चन है और उसको एक्सप्लेन करो, कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा लो। तो हमारे टॉपर ने क्वेश्चन निकाला कि सर ये है क्वेश्चन और इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसने एक्सप्लेन कर दिया, हम लगा लगे। उन्होंने कहा ये भी गलत है। उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बोले कि जाओ तुम टॉपर बस यहीं के हो, लेकिन हमारे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलिए भाई, करें भाई, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करें इस वाले को। देखो, ये देखने के लिए कि ये टॉपल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा बच्चों, ये बहुत जरूरी है। तो पहले चेक करते हैं, विल इट टॉपल। हाँ भाई, ये पहले चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास चेक करेंगे। क्या ये 0 आ रहा है? तो टॉपल नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, अच्छा ये चेक करने के लिए बच्चों तुम सेंटर ऑफ मास का सहारा ले सकते हो। अब तुम डायरेक्ट मत लेना इसके अबाउट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि नॉर्मल वहां तक पहुंचा ही ना हो। भाई तुम्हें कैसे पता कि नॉर्मल उस एंड पे पहुंच गया? नॉर्मल तो एक पर्टिकुलर केस में उस एंड पे पहुंचता है, या तो टॉपलिंग हो रही हो या टॉपल होने वाला हो जस्ट। उससे पहले तो नॉर्मल बच्चों उस एंड से इधर रहता है ना। तो ये तो तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा ना कि नॉर्मल वहां तक पहुंचा ही नहीं पहुंचा, और वो पता करने की हेल्प कौन करेगा बच्चों? तुम्हारी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखना। तो तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को चेक करोगे, ठीक है, इसको चेक करोगे कि है कितना, ठीक है, इसको चेक करोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को। तो आपने कहा कि देखो सर, इन्होंने बोला है सफिशिएंटली रफ है, मतलब स्लिपिंग तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा और इतना होगा जितना जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पे फ्रिक्शन लगा दिया। अभी तो हम जस्ट चेक कर रहे हैं बच्चों इस चीज को ना, इस चीज को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आपने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे फ्रिक्शन लगा दिया। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया। सपोज मतलब ऐसा स्लिप तो कर ही नहीं रहा है, वैसे भी स्लिपिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? एफ एस की वैल्यू हो जाएगी 60 न्यूटन के बराबर, है ना। इसका टॉर्क कितना आएगा एफ एस का अबाउट सेंटर ऑफ मास? तो 60 इंटू 0.6 के बराबर, ठीक है। और ये टॉर्क आएगा बच्चों क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा। लिखना गलत बात है, क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू प्लेन ऑफ पेपर।
अब mg की नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, mg के बराबर, mg मतलब 60 के बराबर। नॉर्मल का टॉर्क मैक्सिमम कितना आ सकता है, जब नॉर्मल बिल्कुल उधर चला जाएगा ना तब नॉर्मल का टॉर्क मैक्सिमम आएगा, और वो आएगा 60 इंटू कितना, अच्छा 0.06 होगा बच्चों ने, और ये 0.05 आ जाएगा। इसका टॉर्क आ जाएगा 3 न्यूटन से न्यूटन मीटर के बराबर, और इसका टॉर्क कितना आ रहा है बच्चों, 3.6 न्यूटन मीटर के बराबर। क्या ये नॉर्मल का टॉर्क और इसका टॉर्क बच्चों कभी बैलेंस हो सकते हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा आ रहा है, मतलब नॉर्मल मैक्सिमम शिफ्ट होने के बावजूद भी फ्रिक्शन के टॉर्क को काउंटर नहीं कर पा रहा है। ये मदद करता है बच्चों सेंटर ऑफ मास हमारी ये आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ पे टॉपलिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो मतलब ये जो हमने माने ना विल इट टॉपल, यस इट विल टॉपल, ठीक है भाई, टॉपल तो करेगा भाई ये। टॉपल किसके अबाउट करेगा, क्योंकि स्लिपिंग अलाउड नहीं है, रफ सफिशिएंटली रफ है। ए वाले पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ए, या एन एक्सेस थ्रू दिस, इस वाली एक्सेस के अबाउट बच्चों ये टॉपल कर रहा होगा, ठीक है, ये टॉपल करेगा। अब हमें तो नॉर्मल की वैल्यू पूछिए, क्या अब नॉर्मल mg के बराबर होगा बच्चों क्या इस केस में, हाँ अगर ये टॉपल नहीं कर रहा होता, सुनना अब ध्यान से, अगर इसका जो टॉर्क है ना फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ये जो है 3.6 ना के मान लो 2 आ रहा होता, ये इसकी वैल्यू ना 2 के बराबर होती, और नॉर्मल को उधर शिफ्ट करने पे 3 हो रहा है, मतलब नॉर्मल वहां तक गया ही नहीं होता, फिर नॉर्मल कहीं यहाँ पे बीच में ही होता, फिर हम n इंटू एन की वैल्यू फिर हम mg ले सकते थे, क्योंकि अब टॉपलिंग हो ही नहीं रही, तो फिर mg इंटू एक्स हम 2 के बराबर करते, फिर x की वैल्यू वहां से 2 डिवाइडेड बाई 60 के बराबर आती, और 1/3 सेंटीमीटर आ जाता, वो करीब करीब 1/3 सेंटीमीटर नॉर्मल शिफ्ट हुआ होता, 1/3 या 10/3, 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10/3 सेंटीमीटर नॉर्मल जो है शिफ्ट हुआ होता, लेकिन यहाँ पे तो बच्चों नॉर्मल वहां तक दूसरे एंड तक पहुंच गया। तो अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब हमें ये पता है कि इसके अबाउट क्या हो रहा है बच्चों, टॉपलिंग हो रही है इसके अबाउट, लेकिन ये पॉइंट बच्चों रुका हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो नॉर्मल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल यहां हो जाएगा, और फ्रिक्शन तो बच्चों यहां से होता ही है, फ्रिक्शन तो यहां पे है ही, ठीक है, ये हो गया एफएस, और ये हो गया बच्चों नॉर्मल। अब टॉपलिंग हो रही है तो सेंटर ऑफ मास अब रेस्ट पे नहीं होगा, और नॉर्मल की वैल्यू अब mg नहीं होगी बच्चों, ये ध्यान रखना, नॉर्मल की वैल्यू अब mg नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टॉपलिंग हो रही है, ये mg है, अब नॉर्मल बच्चों mg के बराबर नहीं होगा, और ये कितना लगा रखा है 60 न्यूटन के बराबर, और ये भी बच्चों 60 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो अब आप इसमें बोलोगे कि देखिए देखिए जी, ये वो केस है जिसमें यहाँ पे टॉर्क आ रहा होगा इसके अबाउट क्या आ रहा होगा, टॉर्क। तो अब आप लिखोगे दिस हाइट इज 6 सेंटीमीटर और दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, तो आप टॉर्क लिखोगे बच्चों, ये ए, ये कोई एक्स ए है, तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई अबाउट ए इंटू अल्फा, ठीक है। तो 60 इंटू 0.06 माइनस का 60 इंटू 0.05 इज इक्वल टू आई अबाउट ए इंटू अल्फा। आई की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये बॉडी का कुछ भी डेप्थ हो इस बॉडी की ना, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, अगर इसकी कोई डेप्थ भी हो तो एक्सिस है बच्चों हमारी ये वाली, तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं ना एक्सिस के पैरेलल। अगर अंदर की तरफ मान लो इसकी कुछ भी डेप्थ है बॉडी की, तो हम कंप्रेस तो कर सकते हैं इस बॉडी को, कंप्रेस कर लिया हमने इस बॉडी को, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक अबाउट इस वाली एक्सिस का अबाउट प्लस इस वाली एक्सिस का अबाउट, तो हम उसे करके 6×5 = 30, तो 3.6 माइनस का 3 डिवाइड बाई आई अबाउट ए कर देंगे, ये अल्फा आ गया बच्चों हमारे पास है ना, समझ में आया बच्चों। अल्फा आते ही बच्चों हमारे पास एक चीज और आ जाएगी, और वो क्या है, अल्फा आते ही इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा ऐसे करके, क्योंकि घूम रहा होगा ना बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अल्फा इंटू डी के बराबर होगा, डी बच्चों ये वाली डिस्टेंस है यहां से यहां तक की,
इस सेंटर ऑफ मास का बच्चों एक y कंपोनेंट आएगा, सेंटर ऑफ मास का बच्चों एक x कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब आप लिखोगे नॉर्मल माइनस का mg, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, ठीक है। इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन मैं तुम्हें उस चीज को समझाना चाहता था कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। ऐसे करके बच्चों आएंगी ये सारी की सारी चीजें। और बच्चों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि अब जो एफ होगा ना वो 60 के बराबर नहीं होगा। 60 माइनस का एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। ये है बच्चों टॉपलिंग का असली कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैंने इसमें टॉपलिंग कराई लेकिन स्लिपिंग नहीं करने दी मैंने। और ये भी ध्यान रखना कि जो फोर्स है ना वो हमारा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है और ग्राउंड के पैरेलल है। मतलब इसमें केसेस बनेंगे यार, तुम्हें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो बच्चों। मैंने तुम्हें वो केस करवाया है पहले कि जिसमें ये जो बॉडी जो है क्या कर रही है, टॉपल कर रही है। लेकिन उनका मैग्नेट, उनका दोनों का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, दोनों का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने उन दोनों को बराबर करके चेक किया है ना कि नेट जीरो आ रहा है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास या फिर नॉन जीरो आ रहा है। तो हमने नॉर्मल का टॉर्क देखा, नॉर्मल का टॉर्क जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो नॉर्मल ऐसे जा रहा होगा, तो आर क्रॉस एफ बाहर आ रहा होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क अंदर आ रहा होगा। तो हमने दोनों के मैग्नीट्यूड कंपेयर किए ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते, तो ही तो काउंटर टॉर्क आ पाएगा, मतलब टॉर्क जीरो हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने जो बच्चों पहला वाला केस बताया ना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ना इस केस को तो अपने दिमाग में फिट कर लेना। क्या कर लेना? फिट कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि सर ने बोला है। क्या कर लेना? फिट कर लेना। क्या केस है? अगर फोर्स बच्चों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और हॉरिजॉन्टल है, इस स्पेशल केस को बच्चों दिमाग में रखना, ठीक है। हमें दुआएं दोगे, तुम दुआएं दोगे, तुम्हारे बच्चे दुआएं देंगे। अच्छा, बच्चे क्यों दुआएं देंगे भाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। तुम तो दुआएं इसलिए दोगे कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा हमारी बात सुनने के बाद, ठीक है। हमारी बात मानने के बाद तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे दुआएं तुम्हारी इसलिए देंगे क्योंकि उनके पापा आईआईटीएन बन गए होंगे हमारी वजह से, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। कल को सोचेंगे कि किस किस इंसान ने हमारे पिताजी की आंखें खोल दी थी कि इन्होंने पढ़ाई कर करा के आईआईटीएन बन गए, आईआईटीएन बन के कुछ अच्छा कर लिया इन्होंने जिंदगी में, और आज हमारी जिंदगी अच्छी कर दी इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारे बच्चे भी दुआएं देंगे। तो मेरी बात मानने से तुम दुआएं दो या ना दो, लेकिन तुम्हारे बच्चे जरूर दुआएं देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर का। पर हमें वो दुआएं जब मिलेंगी ना, तो तुम्हारी एक पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी बाद मिलेंगी दुआएं। तब तक हम बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, शायद हम इस इंडस्ट्री में हो या ना भी हो। अब उन दुआओं का हम अचार डालेंगे। इसलिए कोशिश करना है कि तुम भी दुआएं दो और तुम्हारे बच्चे भी दुआएं दें, ठीक है। बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा उनकी दुआओं से, जवानी अच्छी कट जाएगी तुम्हारी दुआओं से।
कहां थे हम लोग? हाँ, सो इफ एक्सटर्नल फोर्स passes through if external force passes through center of mass and is parallel to surface on which body is kept, sometimes component of mg in case of inclined works as external force. ठीक है, तो if external force passes through the center of mass and is parallel to the surface on which body is kept and slipping starts before toppling, then body will never topple. For whatever be the value of external. टॉपलिंग होगी नहीं बच्चों, एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो गई ना बच्चों, इस केस में, कौन से केस में, जिसमें लोअर सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रखा है आपने और टॉपलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो बॉडी बच्चों कभी भी इसमें फिर वो सॉरी स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, तो बॉडी कभी टॉपल करेगी ही नहीं, बॉडी टॉपल करेगी ही नहीं। आप बोलोगे सर ये क्या है? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, कोई खास वजह है इसके पीछे? कुछ तो वजह रही होगी। हाँ भाई, कुछ तो वजह रही होगी ना इसकी। समटाइम्स कंपोनेंट, ये लिखा तो था पूरा, कंपोनेंट ऑफ mg in case of inclined works as an external force and slipping start before the toppling, then body will never topple. इसके पीछे कारण ये है बच्चों कि जब आपने ये फोर्स लगाया, ये वाला मान लो बहुत छोटा सा लगाया, तो यहां पे फ्रिक्शन आ जाता है बच्चों ना पीछे की तरफ, है ना, फ्रिक्शन आता है ना इधर। ओके, आप इसको बढ़ाते हो, फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ता है, इसलिए नॉर्मल दूर भागता है, आप उसको बढ़ाते जा रहे हो। अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, काइनेटिक। देखो स्टैटिक तो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, काइनेटिक नहीं कर सकता। अब आपने कोई एक ऐसा फोर्स लगाया कि बॉडी चलने लगी, नॉर्मल अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं था, मतलब मान लो नॉर्मल का यहीं पे अटक गया था, तब तक बॉडी चलना चालू कर दी। अब तुम इस फोर्स को बढ़ाओगे ना बच्चों, एफ नॉट को अगर तुम बढ़ाओगे तो एफ नॉट को बढ़ाने पे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, एफ नॉट को बढ़ाने पे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ना बंद हो गई, क्योंकि फ्रिक्शन तो अब क्या स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, काइनेटिक लगने लगा, उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है। तुम जितना ज्यादा वो लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आता जाएगा, एफ नॉट बढ़ेगा ही नहीं, अब मतलब फ्रिक्शन तो बढ़ेगा ही नहीं। अब
एफ नॉट तुम कितना भी बढ़ाते जाओ, अब तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा लेकिन फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं। फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा तो जो घुमाने वाला जो टॉर्क था वो नहीं बढ़ेगा, और वो नहीं बढ़ेगा तो नॉर्मल को और दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर बच्चों कभी भी स्लिपिंग होगी ही नहीं। क्या ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई? आई तो क्यों आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई? क्या ये बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर ये फोर्स सेंटर पे नहीं लग रहा होता, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स सेंटर पे नहीं लग रहा होता, ऊपर लग रहा होता, ऊपर, तो क्या तब भी ये वाली चीज होल्ड करेगी क्या? फिर नहीं करेगी बच्चों, ये वाली चीज होल्ड ना, फिर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इन दैट केस क्या हो जाएगा कि जब आप एफ नॉट को बढ़ाओगे ना बच्चों, तो फिर एफ नॉट का भी सेंटर ऑफ मास का वो टॉर्क आने लग जाएगा। अगर एफ नॉट ऊपर लगेगा ना बच्चों, ऊपर मान लो यहां पे लगाया, तो अब सिर्फ ये नहीं घुमाना चाह रहा है, वो एफ नॉट भी घुमाना चाह रहा है। तो मैंने जो बच्चों तुम्हें बोला था ना कि मैं जो केसेस में पढ़ाता हूं इसको, तो मैं सेंटर ऑफ मास से फोर्स क्यों लिया था? जिससे कि मुझे उस फोर्स का टॉर्क कंसीडर ना करना पड़े, ताकि मैं तुम्हें विजुअलाइज करवा पाऊं कि देखो फ्रिक्शन की वजह से नॉर्मल उधर भाग रहा है। लेकिन अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, तो बच्चों फ्रिक्शन तो टॉर्क प्रोवाइड कर ही रहा होगा, वो एफ का भी टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा, अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में बच्चों स्लिपिंग होने के बावजूद भी तुम इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे। देखो मान लो यहां पे लग रहा है फोर्स, मान लो स्लिपिंग स्टार्ट होगी, चलो ये बढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन एफ नॉट तो टॉर्क बढ़ाता जाएगा, अगर एफ नॉट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो भी फिर उस केस में बच्चों स्लिपिंग के बाद भी टॉपलिंग हो सकती है। लेकिन अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो टॉपलिंग नहीं होगी। ये जैसे बच्चों कोई ट्रक वगैरह में कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान से सुनना है इस चीज को ना, ट्रक वगैरह में कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ट्रक चल रहा है, एक्सेलरेट हो रखा है, तो अब इस ब्लॉक के मोशन को कैसे देखोगे? ट्रक में जाके, ट्रक के फ्रेम में जाओगे, स्यूडो फोर्स लगाओगे सेंटर ऑफ मास पे पीछे की तरफ, एंड आप उसके बारे में बात करोगे। ठीक है, तो टॉपलिंग के बारे में बच्चों जो थ्योरी पढ़ाई जाती है ना, वो तो मैंने तुम्हें खैर पढ़ा दी है। यू विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स जो कि शीट में दे रखे हैं, देन वी विल डिस्कस दोस, एंड उसके बाद आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बच्चों प्योर रोलिंग मोशन के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, तब भी 53 मिनट लग गए इसे पढ़ाने में। ठीक है, काफी लंबा खिंच गया, पर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों वही रोलिंग मोशन पे ही आ जाते हैं, कल जहां पे चल रहे थे ना अपन जो है, उसी पे बात करते हैं। तो कल बच्चों में एक क्वेश्चन करा रहा था तुम्हें, और वो क्वेश्चन था, इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू नॉट रिमेंबर, क्वेश्चन था कि इस बॉडी को हमने, इस बॉडी पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया एफ नॉट, और सफिशिएंटली रफ सरफेस था, है ना, याद है? तो आपको बताना था, ये वाला कराया था मैंने और एक और करवाया था इसी में ना, इन इनक्लाइन वाला करवाया था। ठीक है, दो दो तरीके के मैंने तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, एक ना रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए तो अटक गया।
यार ये तो अटक गया, ये तो स्क्रीन ही नहीं आ रही। तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या?